Hello friends, in this lecture we will discuss residues and Cauchy residue theorem. Objective is this lectures is to define residue. Why is it called residue and how to calculate a residue for a complex function, and statement of Cauchy residue theorem with proof and application of Cauchy residue theorem in complex integration. So friends, let us start with residue. Before starting residue, we all aware that in the previous lectures we will discuss zeros and singularity of a complex function. Zeros and singularity we have described with the help of Laurent expansion. Again, रेजिड्यू में लॉरेंट एक्सपेंशन का फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल है. मीन्स आज भी हम रेजिड्यू को लॉरेंट एक्सपेंशन की हेल्प से ही डिस्क्राइब करेंगे. ओके, अगेन रिकॉल व्हाट इज लॉरेंट एक्सपेंशन. नॉट इन डिटेल, जस्ट एक इसका स्टेटमेंट सिंपली क्या था लॉरेंट एक्सपेंशन. f of z is a complex function which is analytic in an annular regions of two concentric circles. Center say z is equal to a. देखिए एक सर्कल ये है C1, इसका रेडियस हम लोगों ने R1 लिया. इस सर्कल का रेडियस हम लोगों ने, ये C2 सर्कल है, इसका रेडियस R2. द एनुलर रीजन इज दिस वन. सेंटर A है. f ऑफ z एक फंक्शन है जो इस एनुलर रीजन में एनालिटिक है. ये डिस्कस कर चुके हम लोग. लेट z बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन दिस एनुलर रीजन. इसके लिए एक आर्बिट्रेरी सर्कल से गामा डिफाइन किया. तो हम लोगों ने कैसे लिखा था इसको. लॉरेंट एक्सपेंशन इज रिटन एज ए नॉट इंटू जेड माइनस ए वन इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस b1 वन अपॉन जेड माइनस ए, b2 वन अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर, b3 वन अपॉन जेड माइनस ए होल क्यूब, एंड सो ऑन. हम लोगों ने इसको इस पार्ट को क्या कहा था एनालिटिक पार्ट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, पीपी, प्रिंसिपल पार्ट. ये भी डिस्कस किया था कि जितनी भी सिंगुलैरिटीज हैं ये प्रिंसिपल पार्ट ही प्रोड्यूस करता है सारी सिंगुलैरिटीज. ओके, और इन अदर टर्म्स हम क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे लिखते हैं समेशन फॉर्म में. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस ए रेज टू दी पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस ए रेज टू दी पावर माइनस n. ये प्रिंसिपल पार्ट और ये हमारा एनालिटिक पार्ट. एनालिटिक पार्ट्स में हमेशा z माइनस ए का पॉजिटिव पावर्स होगा और प्रिंसिपल पार्ट्स में हमेशा नेगेटिव पावर्स होंगे. तो z इक्वल टू a के अबाउट ये लॉरेंट्स एक्सपेंशन आ जाती है. वेयर n इज व्हाट 1 अपॉन 2 पाई i. ये इंटीग्रेशन किसका, जो फंक्शन है किसके अलाउ, इस आर्बिट्री सर्कल के अलाउ, डिवाइडेड बाय z minus a raised to the power n plus 1. And similarly
bn is also what 1/2 pi I इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इसमें ध्यान रखिए -n+1 along this circle and where n is what, again we know what n is equal to 1 2 3 and so on infinity, ये हमारे पास आ जाते हैं। इन पर्टिकुलर अगर इसमें n को 1 सब्स्टिट्यूट करें, इन पर्टिकुलर देखिए अगर इसमें हम लोग n को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, व्हाट इज दिस b1, n को 1 सब्स्टिट्यूट किया, -1 + 1 is 0, दैट्स बिकम्स व्हाट 1, दिस वन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास उसका एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग दिस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है b1, ओके। एंड इस लॉरेंट्ज एक्सपेंशन में व्हाट इज b1? b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z - a। अब यहां से आते हैं बात, तो व्हाट इज रेजिड्यू? व्हाट इज रेजिड्यू? अगर हम रोज रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए रेजिड्यू, अब बात आती है रेजिड्यू की, डिफाइन करते हैं रेजिड्यू को, रेजिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट z is equal to a. We know that what is z is equal to a? Z is equal to a is a singularity of given complex function in what? In a given closed contour. इस सिंगुलैरिटी को हम लोग ने डिस्कस किया था, जब सिंगुलैरिटी डिस्कस की थी, इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ 1/z-1, coefficient of 1/z-1 is the residue of that function at point z is equal to 1. It means b1. It means b1. What is residue? Residue of f(z) at z is equal to a is what? b1. b1. Or we can say that coefficient of 1/z-a in the Laurent series, या Laurent expansion of function f of z at या about z is equal to a। ना क्या मेथड हुआ हमारे पास? मेथड 1 कि हम अगर हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द गिवन पॉइंट इज सिंगुलैरिटी, यस सिंगुलैरिटी है, गिवन क्लोज कंटूर के अंदर लाई कर रही है, यस कंफर्म करें। फिर उसके लिए लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करें, लिखें, और 1/z-a का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें, दैट विल गिव जस्ट द रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन एट z इज इक्वल टू a। ये हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन आ गई। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज रेजिड्यू? अगर निकाल के आए इसको, लुक एट दिस प्लीज, इसको देखें जरा ध्यान से। रेजिड्यू हम लोगों ने बोला दिस इज b1, अगर इससे हम लोग इसको इससे कंपेयर करें तो दैट इज b1, ये भी एक b1 है। b1 इज व्हाट? b1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, b1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? ऑफ ए गिवन फंक्शन, ऑफ ए गिवन फंक्शन। किसके अलोंग? किसके अलोंग? अलोंग ए सर्कल, अलोंग ए सर्कल इन द एनुलर रीजन ऑफ ए टू कंसेंट्रिक सर्कल। So this is what B1, in other words we can say the word, हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस फंक्शन के कंटूर इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम रेसिड्यू क्यों कहते हैं, रेजिड्यू क्यों कहते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेजिड्यू। इसको हम रेजिड्यू ही क्यों कहते हैं? रेजिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट, जो बच गया। बच गया कैसे बच गया? इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बच गया। कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हमारे पास क्या चीज बच गई, क्या रेजिड्यू बोलते हैं हम लोग, राइट?
थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। ये एक इसको डिस्कस करें। क्लोज कंटूर है, सी एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड। हम लोगों ने ये अज्यूम किया दिस फंक्शन इज होलोमॉर्फिक। एक वर्ड अभी आज डिस्कस कर रहे हैं, होलोमॉर्फिक। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये सिनोनिम्स है किसका? एनालिटिक फंक्शन का। एनालिटिक फंक्शन का, एनालिटिक फंक्शन का सिनोनिम्स है, तो फिर होलोमॉर्फिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसको डिस्कस कर लेते हैं जरा। एनालिटिक तो एक यूनिवर्सल होता है। एनालिटिक फंक्शन रियल में भी और कॉम्प्लेक्स में भी हम बोल देते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलरली हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं वर्ड होलोमॉर्फिक। तो यानी इट मींस अब हम क्या कहें, कॉम्प्लेक्स हो एक तो फंक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स है और साथ में एनालिटिक है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे होलोमॉर्फिक। रियल प्लस एनालिटिक है तब होलोमॉर्फिक यूज नहीं करेंगे। जहां जहां भी ये प्लीज ध्यान रखना है, होलोमॉर्फिक वर्ड यूज आ रहा है तो इट मींस वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगर हम कभी भी ये टर्म यूज करें होलोमॉर्फिक, इट मींस वी आर टॉकिंग ओनली कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। ओके, दैट एफ ऑफ जेड इज ए होलोमॉर्फिक या कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन within a non-boundary of a closed contour except some finite points. Except some finite points. Say these points are Z1, Z2, Z3, Z4, say Zn. ये पॉइंट्स है। ओके, अब हमने क्या किया, इनको डेंटिंग कर दिया। डेंटिंग का मतलब है कि स्मॉल रेडियस के इस पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। स्मॉल रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर दिए, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करके इनको डेंटिंग कर दिया। डेंटिंग का मतलब है इस पूरे रीजन में से जिन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है फंक्शन, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उनको निकाल देते हैं, उनको निकाल दिया। इससे हुआ क्या? अब अगर हम देखें कोशी थ्योरम को, कोशी थ्योरम, एक्सेप्ट दीज एरियाज, ये जो फंक्शन है ये सब रिमेनिंग रीजन्स के लिए क्या है? एनालिटिक है। तो दैट मींस व्हाट? द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, दिस फंक्शन इज व्हाट? जीरो। किस रीजन के लिए? इस डॉटेड रीजन के लिए। यानी इन पॉइंट्स को छोड़ के जो हमने स्मॉल सर्कल्स बनाए हैं, इनको छोड़ के इन पॉइंट्स के लिए क्या आ गया आपके पास? इंटीग्रेशन जीरो। यार ये तो पता चल गया हम लोगों को कि इसके लिए जीरो, बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये तो ये रह गया है ना हमारे पास। व्हाट अबाउट दिस वन? इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज द लेफ्ट आउट पार्ट। ये लेफ्ट आउट पार्ट है, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इस पे जो भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन लेफ्ट्स के लिए काउंट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेसिड्यू। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेजिड्यू। जैसे भी हमने कहा कि व्हाट इज रेजिड्यू? इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन अराउंड अ क्लोज्ड path inside a given closed contour at which the function is not analytic। इस पे जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इट मींस व्हाट? हुआ क्या कि इन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं था, हमने एक स्मॉल रेडियस के सर्कल और इनको डेंटिंग किया, डेंटिंग करके छोड़ दिया। और जो रिमेनिंग रीजन है एक्सेप्ट दीज स्मॉल सर्कल्स, इन सब के लिए फंक्शन एनालिटिक है। कोशी थ्योरम लगाई तो फंक्शन का इंटीग्रेशन इस पूरे रीजन के लिए जीरो हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस? इनके लिए तो जीरो नहीं हुआ ना, ये तो लेफ्ट, ये तो रह गए ना। अगर इन सबको हम हटा दें, इस सब पूरे रीजन को मैं हटा देता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ, व्हाट अबाउट दिस? इनके लिए नहीं पता ना कुछ भी। तो जो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग रेजिड्यू बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू। यानी लेफ्ट, व्हाट लेफ्ट? दिस लेफ्ट, यानी दैट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इज लेफ्ट, तो इसलिए रेजिड्यू बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया रेजिड्यूज का। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि रेजिड्यू क्या है। अगेन लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन में अगेन प्रिंसिपल पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। उससे हम लोगों ने सिंगुलैरिटीज ली। सिंगुलैरिटीज में भी स्पेशली हम लोग पोल्स को डिस्कस करते हैं रेजिड्यू में, लेकिन समटाइम्स अदर सिंगुलैरिटीज के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम
जो हमारा फोकस रहेगा वो पोल्स के लिए रहेगा. What is residue of a z is equal to a point if function is not analytic z is equal to a point coefficient of 1 upon z minus a it is known as b1. b1 को हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इट मीन्स हम लोगों ने भी क्या बोला कि b1 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू एन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन अराउंड ए क्लोज पाथ इनसाइड द गिवन क्लोज कंटूर. और why it is called residue ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ वी आर कमिंग टू कॉची रेसिड्यू थ्योरम. पहले कॉची रेसिड्यू थ्योरम ले लेंगे और उसके बाद हम लोग रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉची रेसिड्यू थ्योरम का क्या यूज है, क्या रोल है, इसको डिस्कस करेंगे. ओके, कॉची रेसिड्यू थ्योरम. Sometimes it is called residue theorem of residues. क्या है कॉची रेसिड्यू थ्योरम? ओके, स्टेटमेंट है let f of z be a holomorphic या complex analytic function within and inside on and within a closed contour C except some finite points inside a closed contour C, say Z1, Z2, Z3, Z4 and Zn. And let R1, R2, R3, R4 and Rn be the residues of the given complex function f of z at z1, z2, z3, z4 and zn respectively. Then integration of f of z along the given closed contour C is equal to 2 pi I sum of all residues. Proof. इसका हम प्रूफ लिख रहे हैं. देखिए प्रूफ कैसे करना है, बहुत सिंपल प्रूफ है. Proof. Let let C1, C2, C3, C4 and Cn be the circles of small radii R1, R2, R3, R4 and Rn with centers Z1, Z2, Z3, Z4 and Zn respectively, which are entirely lying inside the given closed contour C and do not overlap. I am repeating again. क्या हम assume कर रहे हैं, क्या गिवन है हम लोगों को? एक क्लोज कंटूर गिवन है, जैसे स्टेटमेंट में कहा है कि Z1, Z2, Z3, Z4, Zn, इट मीन सम फाइनाइट सिंगुलैरिटीज गिवन है इसके अंदर, उनके रेस्पेक्टिव रेजिड्यू R1, R2, R3, Rn गिवन है. हमने क्या किया, जो भी ये सिंगुलैरिटीज विद इन सर्कल C गिवन है, हम लोगों ने एक स्मॉल रेडियस के सर्कल ड्रॉ किए किन पर, इन सिंगुलैरिटीज के अलाउंग. जैसे C1 Z1 के लिए है, C2 Z2 के लिए, C3 Z3 के लिए, C4 Z4 के लिए एंड Cn किसके लिए, Zn के लिए. किन चीजों का ध्यान रखा, इन चीजों का ध्यान रखा कि ये जो सर्कल है कंप्लीटली लाई करे इस गिवन क्लोज कंट्रोल के अंदर और ये एक दूसरे पर ओवरलैप भी ना करे. ये हमारी दो कंडीशंस है इसमें. ओके, अब क्या है, हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी थी. नाउ वी नो दैट व्हाट Cauchy integral theorem for
multiple connected region, multiple connected region। ये क्या आ गया हमारे पास, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन आ गया। तो उसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रल थ्योरम कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग द गिवन कंटूर क्लोज कंटूर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग ईच एंड एवरी सर्कल C1 C2 C3 C4 एंड Cn। Let us assume that this equation is 1। ओके, ये हो गया हमारे पास इसमें। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेजिड्यू। रेजिड्यू इज ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। किसके अलावा किसी भी एक सर्कल जो इनसाइड द सर्कल, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या ले लिया C1 के अलावा। देखिए, अगर हम इस R1 रेजिड्यू को डिफाइन करना चाहे तो क्या बताया था अभी कि ये जो रेजिड्यू होता है दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटीग्रेशन अलोंग ए सर्कल। कौन सा सर्कल? विथ सराउंडेड व्हाट सिंगुलैरिटी। से दिस इज व्हाट R1। यहां से क्या निकल के आया हमारे पास? व्हाट इज R1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज the value of this integration, complex integration, R1 2 pi I into R1. Similarly, this will be what? Also, substitute all these values in number 1। जैसे हमने सारे इन वैल्यूज को नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट विल वी गेट? 2 pi I is common from all terms, we will get what? R1 plus R2 dot Rn। what is this? Sum of the residues। or 2 pi I sum of the residues। okay, so this is friends, this is the proof of the Cauchy-Riemann theorem। अब इसका अप्लाई करने का तरीका, हाउ टू अप्लाई Cauchy-Riemann theorem इन ए गिवन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कैसे अप्लाई करेंगे इसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द गिवन इंटीग्रांड। जिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करना है उसको हम लिखेंगे, राइट डाउन। उसकी सिंगुलैरिटीज को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द सिंगुलैरिटीज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन व्हिच हैज टू बी इंटीग्रेट अलोंग ए गिवन क्लोज कंटूर। सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट कर लिया, देन चेक व्हाट इज द गिवन क्लोज कंटूर। क्या गिवन है? ओके, उसको चेक कर लिया। अब जो भी सिंगुलैरिटीज आई उनको ऑब्जर्व किया। किस तरह से ऑब्जर्व किया कि उनमें से हमें वो सिंगुलैरिटीज आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाइड सच सिंगुलैरिटीज विच आर लाइंग इनसाइड द गिवन क्लोज कंटूर। ओके, आ गई। उनके रेस्पेक्टिव रेजिड्यूज निकालेंगे। रेस्पेक्टिव रेजिड्यूज निकाल लिया और उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबका सम निकालेंगे, 2 pi I से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा तैयार हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय Cauchy-Riemann थ्योरम। अब सारा का सारा फोकस फिर शिफ्ट हो जाता है हाउ टू कैलकुलेट द रेजिड्यूज। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिड्यू? देयर आर 2 मेथड। वन इज लोअर एक्सपेंशन मेथड, सेकंड वन इज रेजिड्यू फॉर पोल। वी कैन अप्लाई direct method also। So first of all, expansion method, yes, we have discussed। What is the point? To
calculate residues. To calculate residue, हमने एज्यूम किया लाइक f of z be a complex analytic function within and on the closed contour C except say a point z is equal to, ये हम लोगों को एक आइडिया हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन के बारे में, आई मीन होलोमॉर्फी फंक्शंस के बारे में कि ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. ओके, यानी दिस इज सिंगुलर पॉइंट्स. मेथड नंबर 1, एक्सपेंशन मेथड. एक्सपेंशन मेथड मींस लॉरेंट सीरीज मेथड. उसकी हम लोगों ने लॉरेंट सीरीज लिख दिया. लॉरेंट सीरीज क्या क्या, लॉरेंट सीरीज, और फिर क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे रेसिड्यू के लिए, B1 सिलेक्ट करेंगे. B1 इज व्हाट, रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equal to a. B1 सिलेक्ट करेंगे. B1 क्या था, व्हाट इज B1, कोएफिशिएंट ऑफ 1 upon z minus. ये एक मेथड. मेथड नंबर 2, हम ये अज्यूम करें कि लेट z is equal to a be a पोल. पोल है. अब ये पोल ना हमारे पास में जो मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्डर है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द पोल. फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम दैट कि z is equal to a is a pole of order 1. ऑर्डर 1 को हम लोग सिंपल पोल भी बोलते हैं अक्सर. क्या कहते हैं इसको, सिंपल पोल भी कहते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्डर पोल 1 को सिंपल पोल भी कहते हैं. इन दैट केस व्हाट इज रेसिड्यू ऑफ, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equal to a is what, limit z tends to a z minus a into f of z. इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे. ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर लिया फाइनाइटली, जो आउटपुट आएगा वो रेसिड्यू हो जाएगा. सेकंड टाइप, अगर z इक्वल टू a तेरा हायर ऑर्डर का पोल है, ये पोल ऑफ ऑर्डर से m, then in that case what is residue, तो रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equal to a is equal to, ये ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर्मूले को, लिमिट z tends to a 1 upon m minus 1 factorial. ये ध्यान रखें, m सेलेक्ट करना है किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर है तो m is 2, थर्ड ऑर्डर है m is 3. पहले सब्स्टिट्यूट करें, m f z. ओके, ये पूरा सिंप्लीफाई करें. कैसे करना है, इसको सेलेक्ट किया, व्हाट इज ऑर्डर, सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया. अक्सर ये फैक्टर इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. जो रिमेनिंग होगा उसको m के अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, देन ये लिमिट अप्लाई करेंगे. इससे जो कम आउटपुट आएगा दैट इज व्हाट विल बी रेसिड्यू ऑफ पोल z इक्वल टू a ऑफ ऑर्डर m. केस था, कभी कभी ना रेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में फंक्शन होता है हमारा, ये फाई जेड अपॉन साई जेड. कंडीशन क्या है कि
psi a is not equal to 0, phi a is not equal to 0 but psi a is 0. It means ये हमारा न्यूमेटर 0 ना हो z इक्वल टू a के लिए, बट डिनोमिनेटर 0 हो, देन इन दैट केस रेजिड्यू ऑफ f of z at z is equal to a will be what? Phi of a divided by psi dash a. क्या वर्किंग रूल है? न्यूमेटर में तो एज इट इज जेड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट डिनोमिनेटर को पहले जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल पुट व्हाट जेड इक्वल टू ए. जो भी आउटपुट आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? रेजिड्यू हो जाएगा. ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. रेजिड्यू कैलकुलेट करने का तो फर्स्ट है सिंपलेस्ट वे लॉरेंट्ज एक्सपेंशन. लॉरेंट्ज एक्सपेंशन में जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी आई है उसके रेस्पेक्ट में हमने लॉरेंट्ज सीरीज को लिखा और v1 कैलकुलेट किया. v1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a. इट मींस प्रिंसिपल पार्ट में जो फर्स्ट टर्म होगा उसका फर्स्ट टर्म यानी नेगेटिव पावर में जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट हम लोगों ने ले लिया. पर्टिकुलरली हम पोल के बारे में बात कर रहे हैं, पोल को कैलकुलेट करने के बारे में. z इक्वल टू a अगर कोई पोल है तो उसमें भी कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी है सिंपल पोल. सिंपल पोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये वाला मेथड अप्लाई किया कि फंक्शन को z माइनस ए से मल्टीप्लाई किया. अक्सर इसके डिनोमिनेटर में भी z माइनस ए होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. रिमेनिंग फंक्शंस के लिए लिमिट अप्लाई करिए. ये फाइनाइट वैल्यू अगर आती है हमारे पास तो दैट विल बी द पोल. तो अगर ये ऑर्डर हायर ऑर्डर है, इस केस में अगर हायर ऑर्डर है तो उसको हम देखिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अगर फंक्शन हमारा रेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? रेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में. कंडीशन है अगर z इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है या पोल है, न्यूमेटर 0 हो z इक्वल टू ए के लिए, बट न्यूमेटर नॉन जीरो हो, न्यूमेटर का वैल्यू नॉन जीरो हो, डिनोमिनेटर 0 हो, तभी तो ये पोल होगा या सिंगुलैरिटी होगी. तब हम क्या करेंगे? रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूमेटर में z को a से रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में एंड देन z को a सब्स्टिट्यूट करेंगे. z को a सब्स्टिट्यूट. ओके फ्रेंड्स, अभी तक तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रेजिड्यू एक फाइनाइट पॉइंट के लिए, वेदर इट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और पोल, जो भी हम लोग प्रीवियस उसमें अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू इन्फिनिटी. इसका मीनिंग क्या है? z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है? इसका मीनिंग कैसे समझते हैं? कि एक ये जैसे हम लोगों ने लॉरेंट्ज सीरीज में कहा कि एनुलर रीजन, उसमें एक आउटर सर्कल है. आउटर सर्कल का रेडियस कहाँ पे हो हमारे पास? अप टू इन्फिनिटी तक हो जाए इस तरह से. ये इनर सर्कल है, ये एनुलर रीजन. जो आउटर सर्कल है वो उसका रेडियस कितना आ जाए? इनफाइनाइट. इट मींस z माइनस ए लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन r. ये चीज, ये r रेडियस थी, ये पॉइंट a, ये आर्बिट्ररी पॉइंट z. तो ये रीजन यानी आउटर रेडियस सर्कल मींस अप टू व्हाट? इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करें. तो दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू इन्फिनिटी. व्हाट इज दिस? इसको भी देख लेते हैं. ये फॉर्मूला है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस z से और उसका लिमिट्स लेंगे z टेंड्स टू इन्फिनिटी. अगर ये एग्जिस्ट करे, समटाइम्स ये हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे. अगर ऐसा है तब हम लोग इसके लिए अगेन एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे. क्या करेंगे? हम लोग जो भी फंक्शन गिवन है हम लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, उसका एक्सपेंशन निकालेंगे. किसके लिए? फॉर अबाउट z इन द नेबरहुड ऑफ व्हाट? z इक्वल टू इन्फिनिटी. और उसमें से अगेन किसका कोएफिशिएंट सिलेक्ट करेंगे? 1 अपॉन z का. 1 अपॉन z का कोएफिशिएंट सिलेक्ट करेंगे और साथ में क्या क्या अप्लाई करेंगे? माइनस साइन अप्लाई करेंगे. तो दैट व्हाट? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z इन द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z फॉर वैल्यूज ऑफ z इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू इन्फिनिटी. दिस इज रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू इन्फिनिटी. ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रेजिड्यू क्या है, कुछ रेजिड्यू थ्योरम क्या है. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात आ रही है कि हम कैसे इसमें रेजिड्यू कैलकुलेट करें किसी फंक्शन के लिए. वी आर टेकिंग 5 एग्जांपल्स. तो उसमें से मैं पहले को हम लोग ट्राई कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज ए गिवन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन
एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था सिंगुलैरिटीज के लिए, ट्राई टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। ट्राई टू फैक्टराइज, इसके फैक्टर क्या है? These are the factors z plus 1 and z minus 2. Okay, for singularities के लिए या पोल कहे हम लोग, or simply poles, put denominator always 0. We will get what? Z is equal to -1 and z is equal to 2. Check. Are these poles? Yes, these are the poles. Of what order? किस ऑर्डर के? ये भी चेक करना है, किस ऑर्डर के? Z is equal to -1 and Z is equal to 2 are the poles of order what? किस ऑर्डर के भाई? ऑर्डर 1, यानी सिंपल पोल हैं, सिंपल पोल हैं। डियर फ्रेंड्स, कैसे पोल हैं? सिंपल पोल हैं। अब दोनों के लिए एक एक करके रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं। बट let R1 is what? Residue of f of z at z is equal to -1. इस सिंपल पोल के लिए what is the formula? Limit z tends to that simple pole into z minus that one, what is the function into f of z, apply करें, minus minus plus, function is what? Function is what? As I told you कि ये फैक्टर डिनोमिनेटर में भी होगा, always will be cancel out and apply the limit. Yes, we can apply the limits. 2/3. So what is the residue of this function at what? Z is equal to -1 is 2/3. So the residue of this function at the simple pole Z is equal to -1 is 2/3. Now I come to the next. What is the residue of the what? Next pole. This is also a simple pole. What is the pole? Z is equal to 2. Let it be R2. चेक करते हैं लिमिट्स क्या हो जाएगी। z टेंस टू दिस वन, यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर देंगे z माइनस 2। क्या क्या चेंज आता है चेक करते हैं। दिस विल बी व्हाट? z माइनस 2 क्या बताया था अगेन? सेम फैक्टर नीचे होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बार ये फैक्टर कैंसिल आउट। क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? यस, वी कैन अप्लाई द लिमिट सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर z इज इक्वल टू 2। तो लिमिट अप्लाई किया, 2 into 2, 2 into 2 is 4, 4/3. This is the residue of that pole. It means, yes, इसके लिए सिंगुलैरिटीज क्या थी? Z is equal to -1 and Z is equal to 2, both are the pole of order 1, and the residues for these poles are 2/3 and 4/3 respectively. Okay friends, now we are taking next example, next part. इसमें क्या चेंज है जरा इसको चेक करेंगे एक बार। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन? ओके, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? डिनोमिनेटर इज 0. What will we get? Yes, we will get what? Z is equal to 0, 0 and Z is equal to 1. Both are poles. Both are poles. But what is the difference between these two poles? Yes, this is simple pole और ये हमारा कैसा पोल है? ऑर्डर 2 पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 2। चेक करें क्योंकि 2 बार आई ना वैल्यूज, तो ऑर्डर 2 पोल्स। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? क्या है में हमारा? सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू कैलकुलेट करना और ऑर्डर 2 पोल के लिए कैलकुलेट करना। फर्स्ट R1, अब मैं इसका जरा शॉर्टकट लिखूंगा, रेजिड्यू
of f of z at z is equal to 2 equal to limit z tends to 2 z minus 2 into what the function cancel out. Can we substitute z is equal to 2 directly? Yes. Why? This remaining function is defined for z is equal to 2, so we can substitute directly. What is this? 2 plus 1 divided by 2 square, 3 by 4. So what is the residue of this function at z is equal to 2, which is a simple pole, is what? 3 by 4. तो फ्रेंड्स अब जरा ये सेकंड वाला भी ले लेते हैं. इस केस में क्या है? तो 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर व्हाट? 2. इसमें हायर ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हायर ऑर्डर वाला. तो एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं? R2, that R2 is the residue of f of z at z is equal to 0. Limit z tends to 0, 1 upon m minus 1. What is m in that case? Order है ना? Order is m. Say this is m. Derivative m minus 1. M minus 1 means what? 2 minus 1. It means first order. Of what? Z minus 0 raised to the power m. A is 0 in that case. Z minus a raised to the power m. A is 0 here. So z minus 0 raised to the power m. What is m? M is 2 into function. What is the function? This will be cancelled out. Now, please be careful at this step. क्या? Before taking this limit, we have to first calculate the derivative of this function according to the order. According to the order. First of all, इसका derivative calculate करें. Be careful at this step. क्या derivative आएगा इसका हमारे पास? Now, इसको simplify कर लेते हैं इससे पहले. 1 upon 2 minus 1 factorial, that is 1 factorial. 1 factorial is 1. Derivative. Quotient rule apply कर दें. Denominator as it is. Derivative of numerator is 1 minus numerator as it is. Derivative of denominator is also 1. Yes, we can simplify z minus z. ये both will be cancel out. Minus 2 and minus 1 is what? Minus 3. Can we apply the limits? Yes, we can apply the limits. We can apply the limits. Yes, we can substitute here z is equal to 0. Minus 2 square. That is what? Minus 3 by 4, friends. देखिए friends, इसमें again I am repeating. Again the question. Write down the function for singularities or pole. Put denominator is equal to 0. Calculate the poles and observe the order of the pole, whether the given poles are simple or higher order. Then calculate the residue according to the order of the pole as we discussed in these questions. Okay friends, taking the now we are explaining example number 3rd. Example number 3rd. What is the function in that case, friends? Friends, when a function having exponential trigonometry functions like sine or cosines, please be careful. Don't put denominator directly 0. In that case, straightforward, if we put denominator is equal to 0, we will get z is equal to 0 is a pole of order 4. But actually is not in that question. What we should do in that question? First of all, we should expand the numerator. Simplify the numerator after expansion. And
After that, simplify numerator and denominator. Then we should put denominator as 0, and on that basis decide the nature of the pole. Please be careful such type of questions. Otherwise, we could be bluff in that case. Please be careful. Okay, क्या रखना है इस केस में? Apply the expansion. What is the expansion of this one? 1 plus 2z 1/2 फैक्टोरियल. देखिए कैसे होने वाला है. क्या अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे तो जैसे ये सावधानी हटेगी तो दुर्घटना तुरंत घट जाएगी फ्रेंड्स. एक्सपेंशन क्या करेंगे इसमें हम लोग? देखिए -1 और ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज द न्यूमरेटर? व्हाट इज द न्यूमरेटर नाउ? वी विल टेक -2 या -z is a common. -z is a common from each and every term. From each and every term. ये कैंसिल हो जाएगा और -z कॉमन हो जाएगा. -z जैसे कॉमन होगा तो हमारे यहाँ से सब टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी. 2 प्लस चेक करें 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. z तो कॉमन आ गया. यू विल गेट व्हाट z. चेक करें 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. z कॉमन. वी विल गेट व्हाट z स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट z टू द पावर 4. यहाँ तक एक बार को हम इसको अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है, क्या चेंज आया, क्या डिफरेंस है. इस चीज को एक बार हम अपने क्वेश्चन को इसमें चेक कर लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस वन. ओके, अब इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? -2. ये फैक्टोरियल इसको कैंसिल आउट करेगा. 2z. This is what 6. 3 factorial is 6. एक 2 cube cancel out. It means that becomes what 4/3 z square. और ये z से इसको सिंप्लीफाई किया. We will get what z cube. We will get what z cube. Dear friends, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारे पास. अब now at this stage we can put z denominator is 0. If we put here denominator is 0, you will get what? Yes, pole of what order? Pole of order 3. ये चीज ध्यान रखनी थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में. क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग. अगर if a question having exponential sine या cosine in numerator, please be careful. Do not put denominator directly 0 if it contains simply z raised to the power. First of all, expand the numerator as per the given question. Then simplify and then put the denominator as 0. Then we will get the correct order for such we do in that questions. In that questions, if we directly put the denominator 0, we can think this is a pole of order 4, but actually this is not a pole of order 4, this is a pole of order 3. तो ये प्रिकॉशंस हमें इन क्वेश्चंस में लेनी है, इस क्वेश्चंस में लेनी है. तो अब इसमें हमें इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है. तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के अब यहाँ पे दो मेथड है. या तो हम इसमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा दें ऑल ऑर्डर 3 का. अदरवाइज हम इसमें एक्सपेंशन मेथड भी लगा सकते हैं. एक्सपेंशन मेथड भी लगा सकते हैं. अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. दोनों मेथड से इसको डिस्कस करेंगे. क्या है पहला मेथड? देखें, अगर इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंशन मेथड से -2/z3, इसको चेक करें. माइनस यहाँ पे 2/z² -4/3 ये 1/z और ये कुछ कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे, और ये कोफिशिएंट होगा, ये z के टर्म्स होगी एंड सो ऑन. अगर इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एनालिटिक पार्ट आएगा बच्चों फ्रेंड्स.
और ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट होगा, केवल प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट्स में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट्स व्हाई दिस इज पोल। कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 3 का। एंड फॉर रेजिड्यू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z? इज दिस वन। So that means the residue is what? Expansion method से residue of f of z at z is equal to 3 is what? minus 4 by 3। ये तो लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन हो गया, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन मेथड हो गया। अगर हम हायर ऑर्डर पोल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उससे देखते हैं क्या आता है। और देखिए दूसरे मेथड से भी हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी चेक कर रहे हैं। What is the order? What we conclude? Yes, we conclude that z is equal to 0 is a pole of order 3. Now, what is the residue? Say R, residue of f of z at z is equal to 3. Okay? अब यहाँ पे क्या करेंगे? हायर ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Is what? Limit z tends to 0, 1 upon m minus 1, it means 3 minus 1 factorial derivative कौन सा ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर का। z minus 0 raised to the power m means 3 function 1 minus e raised to the power 2z divided by z 4। सिंप्लीफाई करें, 1 upon 2 factorial limit z tends to 0, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ what? किस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का तरीका, एक इसकी एक्सपेंशन लिखे, जेड से डिवाइड करें, सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट कर दें, या अदरवाइज डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम लीविंग दैट पार्ट टू यू कि इसको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखें इसमें, और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये आप आराम से इजीली कर सकते हैं। दैट इज व्हाट 1/2 फैक्टोरियल -8/3। इसको जब सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई करें, दैट कम्स आउट -4/3। तो इस क्वेश्चन को हम ऑल कैलकुलेट करने के बाद, उसका ऑर्डर डिसाइड करने के बाद, वी कैन calculate the residue by applying both the method, expansion method as well as Pohl's higher order methods. So friends, same methods we can apply for this formula, these questions. Now taking example number 4. What is example number 4? Example number 4 is what? What is the function in that case? Function is ये फंक्शन है। अब इसमें डिसाइड करना है हम लोगों को कि किस टाइप का सिंगुलैरिटी है इस केस में, इसमें किस टाइप की सिंगुलैरिटी है। इसमें देयर इज नो डिनोमिनेटर टर्म, कोई भी इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसमें एज वी टोल्ड यू इन अर्लियर एग्जांपल्स, प्लीज बी केयरफुल इफ ए फंक्शंस कंटेन एक्सपोनेंशियल, कोसाइन एंड साइन फंक्शंस, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना है, उन फंक्शंस का फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन लिखना है। क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंशन नाउ? यस, इन दैट केस ऑल्सो वी शुड फर्स्ट राइट द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। कोस है 1 से स्टार्ट होगा, वन माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल minus 1/6 factorial now simplify z minus
as we write the expansion of cos of 1 upon z, yes, everything is clear in now. What is it clear? Yes, this is the Lorentz series expansion of this function in the neighborhood of z is equal to 0. In the neighborhood of z is equal to 0, please be careful. And this is its analytic part, and this will represent its principal part. Since its principal part contain infinite number of terms, so what is z is equal to 0 in that case? Not at all. It's a essential singularity. कैसी singularity इस केस में? Essential singularity. Essential singularity. So what could be what is the residue of this singularity in this question? Same method. What is the same method? Expansion method. Means what? Coefficient of 1 upon z. What is the coefficient of 1 upon z is what? 1 upon 2 factorial. This is 1 upon minus 1 upon 2. This is the answer. What is the difference this question and the previous questions we discuss? The previous questions directly we can calculate what? The poles. But in that questions, first of all, we should expand what? This function expansion and decide what type of singularity of in these questions. What type of singularity? Yes, this is a Lorentz series expansion of this function in the neighborhood of z is equal to 0, and its principal part contains infinite number of terms. That's why z is equal to 0 is an essential singularity. And the residue again, coefficient of 1 upon z. What is this? This is the coefficient of 1 upon z. That is ये होने वाली है इसकी singularity. तो what is the singularity? ये इसकी singularity आ गई, friends. And the last one. What is the last question? ये भी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है. ये भी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है. What is the last question? Last question is what? Z upon sin z. Z upon sin z. अब फिर क्वेश्चन आएगा कि एज वी डिस्कस कि हम डायरेक्टली इसमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं, क्या इसकी सिंगुलरिटी होगी, क्या नहीं होगी. यस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इन दैट केस we can put denominator directly 0. Okay, as earlier we discussed, if a function in the numerator of a function contains exponential, sine function, cosine function, then denominator cannot be put directly 0. First of all, expand the function in the numerator, simplify, and then put the 0. Okay, but in that case the sine function is in its denominator. So friends, students, हम इसमें डिनोमिनेटर को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? sin n pi, where n is an integer. Where n is an integer. So friends, what is z? Z is equal to what is z? Z is equal to n pi. यहाँ पे ये $1 million क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है. अब यहाँ पे ये डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है कि n इज एन इंटीजर. इंटीजर में तो 0 भी होगा. इट मीन्स इसमें z इक्वल टू 0 भी आएगी, z इक्वल टू प्लस माइनस पाई भी आएगा, z इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई भी आएगा, z इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई भी आएगा, एंड सो ऑन. अब क्या होगा ये z इक्वल टू 0 का नेचर इसमें क्या होगा? z इक्वल टू 0 का नेचर क्या होगा, इस चीज को हमें समझना है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस एज वी नो दैट लिमिट z टेंड्स टू 0, sin z divided by z is 1. जैसे इसको हम लोगों ने रखा तो ये लिमिट क्या आती है? 1 आ गई. इसका कहने का मीनिंग ये है, अगर इस फंक्शन को हम ऐसे लिखें, क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. और फिर 0 के नेबरहुड में चेक करें, 0 के नेबरहुड में चेक करें, 0 का नेबरहुड हो गया.
क्या है डिनोमिनेटर 0 है? नो। तो क्या वैल्यू है? 1 है। तो इट मीन्स व्हाट? z is equal to 0 is not a pole for this question. z is equal to 0 is not a pole. z is equal to 0 इस केस में क्या है? पोल नहीं है। ये चीज इससे what is important? What this is the important point in this question. It means what? z is equal to 0 is not a pole. z is equal to 0 पोल नहीं है। Except z is equal to 0. Every value of z from here is a pole for this question. और कितने ऑर्डर का? कितने ऑर्डर का? सिंपल ऑर्डर का पोल। कितने ऑर्डर का पोल? सिंपल ऑर्डर का पोल होगा ना। तो ना तो ओके, therefore z is equal to n pi is a pole of order 1 except z is equal to 0 where n is an integer. तो फ्रेंड्स क्या कैलकुलेट करना है हमें? इसका क्या कैलकुलेट करना है? रेजिड्यू। तो रेजिड्यू का वही फॉर्मूला, लिमिट z टेंड्स टू n पाई z माइनस n पाई व्हाट द फंक्शन? फंक्शन इज व्हाट? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। साइन n पाई डिनोमिनेटर 0, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, डिनोमिनेटर 0, दिस इज 0 by 0 फॉर्म। If in case of limit we will get 0 by 0 form, so we should apply what? L'Hospital rule. इसमें L'Hospital rule अप्लाई कर रहे हैं। L'Hospital rule कैसे अप्लाई करते हैं? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू z. If we multiply this by this, we will get what? Z square. Differentiation of z square with respect to z is what? 2z. n pi into z. n pi is a constant and derivative of z with respect to z is 1 n pi. And sin z is what? Cos z. Can we substitute n pi? Yes, we can substitute. In numerator, we will get what? 2n pi minus n pi, and denominator cos n pi. We know that what? 2n pi minus n pi is what? N pi. And cos n pi is what? Minus 1 raised to the power n. Friends, multiply numerator and denominator by minus 1 raised to the power n. We will get minus 1 raised to the power n into n pi. Since minus 1 raised to the power 2n is what? 1 for every integer. For every integer. क्योंकि इवन नंबर हो जाएगा, नेगेटिव रेज टू दी पावर माइनस 1 रेज टू दी पावर and even number is always 1. So what is the residue of this function for n pi? Is this one. So friends, in today lectures we will discuss what is residue, why it is called residue, what is the statement Cauchy residue theorem, what is the proof, and how to calculate residues in case of poles and other singularities. So dear friends, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी आपका कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे वी कैन इम्प्रूव योर आवर सेल्फ इन फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।